नमस्कार, मैं गीता उप्रेती आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 14वां पाठ। पाठ का शीर्षक है अकबरी लोटा। यह एक कहानी है। अकबरी लोटा। अकबर जो एक मुगल सम्राट थे, उनसे एक लोटे को जोड़ा गया है और उस लोटे को नाम दिया गया है अकबरी लोटा। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। 100 रुपये मासिक मतलब एक महीने में 100 रुपया उनको किराया मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो यहाँ पर जो 100 रुपये का वर्णन किया गया है या जो 250 रुपये का वर्णन किया गया है, ये उस समय की बात है जिस समय पे इस कहानी को लिखा गया था। उस समय पे 100 रुपये काफ़ी थे और 100 रुपये कमाना बहुत आसान नहीं था। तो उन्हें उस समय पे 100 रुपया मासिक मिलता था। वो उस समय के हिसाब से पर्याप्त धनराशि उनको मिल जाती थी, जिसमें वे अच्छा खा लेते थे और अच्छा पहन लेते थे। लेकिन उन्हें 250 रुपये एक साथ आंख सेकने को भी नहीं मिलते थे। कहने का मतलब कि एक साथ वह 250 रुपये नहीं कमा पाते थे या उनको देखने को नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हूं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। क्यों तिलमिला उठे होंगे? क्योंकि पत्नी ने उनसे कहा कि अगर आप देने में असमर्थ हैं तो मैं भाई से मांग लूंगी। तो यह बात लाला झाऊलाल को ठीक नहीं लगी, जिससे वे तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, उनकी पत्नी ने कहा। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। उनके लाला झाऊलाल ने कहा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? ऐसा उनकी पत्नी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा उनकी पत्नी ने इसलिए कहा होगा क्योंकि वह उनकी आमदनी से परिचित थी। वो जानती थी कि उनके पति के लिए यानी कि लाला झाऊलाल के लिए 7 दिन में इतने पैसों का इंतजाम करना संभव नहीं है। इसलिए उसने व्यंग कसते हुए कहा कि सप्ताह से तात्पर्य आपका 7 दिन से है या 7 साल से। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यों ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी शाख का था। यानी कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं तुम्हें रुपयों का इंतज़ाम करके दूंगा और तुम अपने भाई से मत मांगना। तो अब उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं दे पाए तो उनके घर में उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया है। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? यानी कि इस तरह के कई सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं कि पहली बार उनकी पत्नी ने उनके सामने पैसों की मांग रखी है। अगर वो उनको नहीं दे पाते हैं या फिर उनके सामने वह बड़ी बड़ी डींगें हाँकते रहते हैं, तो इस समय वह उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? इस तरह के कई सारे सवाल लाला झाऊलाल के दिमाग में आ रहे हैं। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, अपनी परेशानी सुनाई।
संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। कहने का तात्पर्य, जो बिलवासी जी लाला झाऊलाल के मित्र थे, उस समय उनके पास भी इतने रुपये नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो किसी तरह की व्यवस्था करने का आश्वासन देकर बिलवासी जी उन्हें उनके मकान पर मिलने का वादा करते हैं। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, यानी कि जिस दिन बिलवासी जी लाला झाऊलाल को पैसे देने वाले थे और लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को वह पैसे देने का वादा किया था। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धो देना। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डालम फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, यानी कि उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं देगी, बल्कि उनकी मजाक उड़ेगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी कि उस हंसी से भी लाला झाऊलाल को क्या लग रहा था, खींच हो रही थी, उन्हें डर लग रहा था। यानी कि वह हंसी उन्हें अपनी एक तरह से खिल्ली लग रही थी, जो उनकी किसी असमर्थता को जताएगी, यानी कि उनके किसी कार्य को न कर पाने की, जिसके बारे में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी, या फिर किसी तरह का वादा किया था, वादा करने के बाद काम न करने के बाद की खिल्ली, वह हंसी उन्हें लग रही थी और उस हंसी से उन्हें डर लग रहा था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो क्या होगा, या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके तो क्या होगा। यानी कि इस तरह के प्रश्न लाला झाऊलाल के मस्तिष्क में बार बार आ रहे थे। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे अर्थात घूम रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें प्यास लगी है। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, यानी कि लोटे में पानी लेकर सामने आई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। एक तो उनकी पत्नी लोटे में पानी लेके आई, गिलास नहीं लेके आई, और वह लोटा भी कैसा था, जो बेढंगा था, यानी कि दिखने में बहुत अच्छा नहीं था, और लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। अब यहाँ पर देखो क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी गड़न अर्थात उसकी बनावट जो थी वो कैसी थी कि बाप डमरू, यानी कि नीचे से वो बिल्कुल गोल मटोल होगा, और माँ चिलम क्या होती है, थोड़ा सा ऊंची होती है, लंबी सी होती है, तो शायद नीचे से वो गोल गोल सा और ऊपर को चिलम की तरह बिल्कुल लंबा सा होगा। तो इस तरह की गड़न का वह लोटा था, जिस कारण से लाला झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर अभी चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी कि इस समय पे जो लाला झाऊलाल हैं, वह उनके सामने विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी, एक तो कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी को का सम्मान करते थे, उनकी अपनी पत्नी का अदब मानते थे, इसलिए चुप रह गए, या फिर उन्हें कहीं डर था कि अभी तो उन्हें लोटे में पानी मिला है, अगर वो चूं करते हैं, यानी कि अगर कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें फिर कहीं बाल्टी में भोजन न मिले। तो यहाँ पर एक तरह का व्यंग किया गया है कि उन्हें अपनी पत्नी से एक तरह का डर था कि
वह उनके द्वारा दिए गए पानी को तुरंत नहीं पीते हैं या लोटे से ही ना पीकर अगर कुछ बोलते हैं तो उन्हें बाल्टी में भोजन मिलेगा, तो फिर वो क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, यानी कि गुस्सा पीकर पानी पीना, कहने का मतलब गुस्से को पी लेना, यानी कि अपना क्रोध है जो उसे दबाकर उन्होंने लोटे से ही पानी पी लिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहने का प्रयास किया जा रहे हैं कि पानी को पीने के मामले में कई सारे नियम हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन ये नियम उन्होंने कहीं नहीं सुना था कि छत की मुंडेर के पास में खड़े होकर पानी न पियो। तो ये नियम शायद पूर्वजों द्वारा बनाया भी गया था या नहीं। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी गए पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और हाथ लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अपने वेग में यानी कि अपनी स्पीड में उल्का को लजाता हुआ, यानी कि जैसे उल्का अपनी पूरे वेग के साथ, अपनी पूरी तेजी के साथ धरती की ओर बढ़ता है, वैसे ही वह लोटा भी उल्का को लजाते हुए, यानी कि उल्का से भी तेज गति से वहां से लुढ़कता हुआ आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होने का मतलब आंखों से दिखाई न देना, यानी कि वहां से गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद करना मतलब खोजना। न्यूटन के बारे में हम सभी जानते हैं, वो एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी में क्या होती है, एक आकर्षण शक्ति होती है जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने पता लगाया था, खोज की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका ही जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसके कारण क्या होती है, जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, धरती की ओर खींची चली जाती है, यानी कि सीधे जमीन पे आके गिरती हैं। तो ये न्यूटन ने पता लगाया था। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, यानी कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति होती है वह पूरी आकर्षण के साथ में क्या कर रही थी, उस लोटे को अपनी ओर खींच रही थी, जिसके कारण वह जो लोटा था वो बहुत तेजी से नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। वह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवाद का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी कि काशीवास, काशीवास कहने का तात्पर्य वह किसी को काशी ना पहुंचा दे। काशी पहुंचाने का अर्थ मृत्यु के मुंह में ढकेलना। तो उन्हें यह संदेह हो रहा था कि तिमंजिले से, यानी कि 3 मंजिली इमारत के ऊपर से लुढ़कता हुआ और पूरे वेग में जाता हुआ वह लोटा कहीं किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को कहाँ पहुँचा दे, काशीवास ना पहुँचा दे या काशीवास ना दे दे। कुछ हुआ भी ऐसे ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख शिख से भिगा हुआ है। नख शिख मतलब अपनी शिखा से नाखून, पैर के नाखून तक, यानी कि पूरी तरह से भिगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अब इस परिस्थिति से हमको क्या समझ में आ रहा है, उसने एक हाथ से अपने एक पैर को सहला रहा है और दूसरे पैर पर नाच रहा है, अर्थात वह लोटा सीधे जाकर उस व्यक्ति के उस
पैर पर जाकर टकराया है, जहां पर जिसे पकड़कर वह, जिसे सहलाते हुए वह अंग्रेज नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेने का तात्पर्य, वह समझ गए कि वह लोटा उनके पैर के पास आके गिरा है और जो अंग्रेज है वो अपने पैर को पकड़कर नाच रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि वह लोटा अंग्रेज के पैर पर टकराया है, पैर पर चोट की है, जिसके कारण वह अपने पैर को सहलाते हुए नाच रहे हैं। यानी कि पूरी स्थिति को उन्होंने समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया, जहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। यानी कि दुकान के साइबान से टकराने के कारण उस लोटे के भीतर जो पानी था वह उस अंग्रेज के ऊपर गिरा और उसके बाद वह लोटा उनके बूट पर आकर गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ देने का तात्पर्य, यानी कि मुंह खोला बोलने के लिए और खुला छोड़ दिया, यानी कि बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। अब किस तरह से बोलते रहे ये हमें आगे पता चल जाएगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तात्पर्य, वह अंग्रेज अंग्रेजी भाषा में गालियां ही गालियां बोले जा रहा था और इतनी गालियां बोले जा रहा था जिससे लाला झाऊलाल को पता चला कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियां होती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो पंडित बिलवासी जी ने सबसे पहला कार्य यह किया। जब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? यानी कि केवल इशारा किया, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह पर चलतों पर लोटों के वार करे। यानी कि उन्होंने अंग्रेज से पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं? तो अंग्रेज ने मना कर दिया कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक। उन्होंने उस अंग्रेज ने क्या कहा कि मेरी समझ में क्या है, यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपना वाक्य बदला और कहा कि यह क्या है, एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। कहने का तात्पर्य, उन्हें बिलवासी जी को देखकर क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। वह ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि बिलवासी जी जो थे वो क्या थे, लाला झाऊलाल के मित्र थे, किंतु इस समय वह अंग्रेज के पास बैठे हुए थे जो उस समय तक क्या कर रहा था, लाला झाऊलाल को गालियां दे रहा था और अब वह उसे कुर्सी पर बिठाकर उसके साथ में बातें कर रहे थे, जिसके कारण लाला झाऊलाल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और ऐसी नज़रों से देख रहे थे मानो वो अपनी आंखों से उन्हें खा जाएंगे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी ने सुझाव दिया। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, बिलवासी जी ने कहा। चलिए, उस अंग्रेज ने कहा। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? यह किसने कहा? बिलवासी जी ने कहा कि इससे पहले कि हम
पुलिस स्टेशन चलें, मैं इस लोटे को, जो अंग्रेज के पैर पर लुढ़क कर आकर लगा था, उन्होंने कहा कि मैं इस लोटे को खरीदना चाहता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? उन्होंने लाला झाऊलाल से पूछा। मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। किसने बोला? बिलवासी जी ने। बिलवासी जी ने अंग्रेज से बोला कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं। रद्दी मतलब बेकार बता रहे हैं। जबकि मैं आपको क्या समझ रहा था? विज्ञ मतलब ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझ रहा था। आखिर बात क्या है? कुछ बताइए भी। उन्होंने, अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। बिलवासी जी ने बताया। यह बात अंग्रेज को आश्चर्य हुआ। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद कर ले जाए। इस तरह बिलवासी जी ने उस लोटे की बारे में ऐतिहासिक, हम कह सकते हैं मनगढ़ंत कहानी जो थी वो अंग्रेज के सामने रख दी। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि उन्हें लोभ हो रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था कि इस तरह का लोटा इस व्यक्ति के पास में पड़ा हुआ है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है, बिलवासी जी ने कहा। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिर रहा, उस समय मैं यही कर रहा था, अर्थात मैं ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, उस अंग्रेज ने बताया। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? अंग्रेज ने बोला। बिलवासी जी ने कहा, आपने स्नान किया है। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? अंग्रेज ने बोला। तो बिलवासी जी ने उत्तर दिया, आपके पैरों पर गिरा था। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? किसका अंगूठा? अंग्रेज का, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। बिलवासी जी ने कहा। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। इस तरह से एक के बाद वे एक दाम बढ़ाते गए। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। यानी कि वो ये जता रहे थे कि वह आशा कर रहे थे कि वह 250 रुपये में क्या खरीद लेंगे, उस लोटे को खरीद लेंगे, लेकिन अब वह उसे नहीं खरीद सकते। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है।
यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। कूंची मतलब चाबी गिर गई, यानी कि इससे उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। वो शायद अपने किसी पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी डींगें हाँका करते थे। तो वो कह रहे हैं कि उनकी डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, यानी कि किसके पास ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, ये उनके बीच में एक तरह का होड़ रहना, मतलब एक तरह का कंपटीशन उनके बीच में था कि किसके पास ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? बिलवासी जी ने पूछा। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, यानी कि एक कबूतर उड़ा था और जहांगीर ने पूछा कि तुमने उसे कैसे उड़ जाने दिया, और उसका उदाहरण देने के लिए नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर दिखा दिया। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, यानी कि जो कबूतर का एक अंडा था उसने उसको क्या कर लिया, अपने पास में रख लिया। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। इस प्रकार से जो अंग्रेज है वह मेजर डगलस के बारे में या उस जहांगीरी अंडे के बारे में बता रहे हैं। यह बात आश्चर्य के साथ में बिलवासी जी कहते हैं, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। अब एक पुस्त पुराना कैसे हुआ? जो जहांगीर थे वो अकबर के पुत्र थे, तो जो जहांगीरी अंडा था वह मेजर डगलस के पास में था, लेकिन अब अंग्रेज के पास में क्या आ गया है? अकबरी लोटा आ गया है जो जहांगीर के पिता से संबंधित है, इसलिए वह एक पुस्तक पुरानी चीज लेकर जा रहे हैं। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, बिलवासी जी ने कहा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी कि अपना रास्ता ले लिया। वो अपनी घर की ओर या अपने गंतव्य की ओर चल दिए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, यानी कि देखने लायक उनका चेहरा हो रहा था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था, यानी कि उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। क्योंकि बिलवासी जी पहले ही बता चुके थे कि मेरे पास नहीं है, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर भी जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो लाला झाऊलाल के प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है कि इस भेद को, यानी कि मेरे पास जो अभी पैसा है 250 रुपया, वह मेरे पास कैसे आया ये एक मुझे पता है और मेरे ईश्वर को पता है, यानी कि इसका कोई तीसरा गवाह नहीं है। तो वो कह रहे हैं मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ईश्वर से पूछ लीजिए। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। लाला झाऊलाल ने कहा, 2 घंटे तक? बिलवासी जी ने प्रश्न किया। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। लाला झाऊलाल ने कहा, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी कि रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है।
लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। कहने का तात्पर्य, जब वे रुपये गिन रहे थे तो उसी बीच में जो बिलवासी जी थे, उनके मित्र थे, वह वहाँ से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान होने का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि वो वहाँ से निकल चुके थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। बिलवासी जी जो लाला झाऊलाल के मित्र हैं, उन्हें रात्रि में देर तक नींद नहीं आई। कारण क्या है? वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, यानी कि उन्होंने चादर अपने ऊपर डाल रखा था और वो चारपाई पर पड़े रहे, अर्थात वो सोए नहीं, केवल पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली अर्थात एक चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। संदूक मतलब एक बक्सा, ठीक है। उस बक्से को जाकर उन्होंने खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। पत्नी के गले से चाबी निकालना, संदूक को खोलना, पैसों को वापस चुपचाप से वहां रखना और उसके बाद उस चाबी को वापस पत्नी के गले में डालकर हंसकर अंगड़ाई लेना। शायद अब तक आप लोग भी समझ चुके होंगे कि बिलवासी जी के पास में वो 250 रुपये कहाँ से आए थे। हो सकता है पिछली रात्रि को उन्होंने इसी तरह चुपचाप अपनी पत्नी के गले से चाबी लेकर संदूक से 250 रुपये निकालकर लाला झाऊलाल को देने का निश्चय किया हो। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, यानी कि रात्रि में 1 बजे तक, जब तक कि उनकी पत्नी गहरी नींद में नहीं सो जाती और वह उन पैसों को उन रुपयों को वापस संदूक में नहीं डाल देते, तब तक वे सोए नहीं थे। और जब वे अपना कार्य समाप्त कर चुके थे, उसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सोए रहे। इस तरह से उन्होंने अपने मित्र की मदद करने की कोशिश की और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने मित्र की मदद भी की और साथ में अपनी पत्नी का भरोसा भी बनाए रखा। उसकी अमानत को वापस उनके संदूक में लाकर रख दिया। यह कहानी अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। आशा है आपको इस कहानी में काफ़ी आनंद आया होगा। आगे के पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।